आप कराएंगे मधु? मधु जी जी प्रेयर जी कराएंगे मैम। आप? ठीक है, आप कराइए जी। प्रेयर। ओके। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हुए अपने माता पिता, गुरुजनों एवं अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ ओ तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। तत्पश्चात गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आंखों को स्पर्श करें और मुस्कान के साथ आंखों को खोलें। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी, वेरी गुड, बड़ी अच्छी प्रेयर कराते हैं आप। धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने खाद्य के खराब होने के कारण को डिस्कस किया था कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, वो किस किस कारण से हमारा खराब हो जाता है। इसमें बताया था जैसे फिजिकल चेंजेस हो गए, केमिकल चेंजेस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स के द्वारा जैसे हमारा जो फूड होता है वो खराब हो जाता है। तो ये हमारा हुआ था कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब ये जो हमारा खाद्य है, ये फूड है, इसको कैसे सेफली हम रख सकते हैं, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं ताकि ये खराब ना हो, है ना। अब बताएंगे मुझे आप कि क्यों नीड होती है हमें खाद्य संरक्षण की? कोई बताएगा? हम संरक्षण क्यों करते हैं अपने भोजन का, अपने खाद्य पदार्थों मैम का? अगर खाद्य पदार्थों का संरक्षण नहीं करेंगे तो उसी रूप में हम रखेंगे तो वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, फिर हम लंबे समय में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे ना। हाँ, गुड। इसीलिए हाँ, वेरी गुड। अगर हम उसका उपयोग करते भी हैं तो उससे क्या होगा, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको जी कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसकी विधियां हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी जो विधि है, हमारा इस नंबर 1 दिया हुआ है इसमें, धूप में सुखाना। ठीक है, हम किसी भी चीज को धूप में सुखा के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको संरक्षित किया जा सकता है लंबे समय के लिए। अ, बचपन से ही सबने देखा होगा अपने घरों में, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी, जैसे अचार बनाया जाता था, आलू के चिप्स बनाए जाते थे, उन सबको धूप में सुखाया जाता था। धूप में सुखाए जाने का क्या कारण है? उसकी नमी को खत्म कर देना। जो हमारे खाद्य में नमी है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो,
जी मैम। अभी आ रही है? अब जी जी। हाँ, देखो, जैसे बचपन से ही आप सबने देखा होगा कि अपने घरों में देखते आए होंगे कि जो हमारा खाद्य पदार्थ होता है, जैसे हमारे घर में अचार बनाया जाता था, तो जैसे आम का अचार ले लो, आम को अचार को बनाने से पहले उसको सुखाया जाता है, फिर अचार बनने के बाद भी उसको धूप दिखाई जाती है। आलू का चिप्स घर में बनाया जाता था, उसको भी आपने देखा होगा कि उसको भी हम पहले धूप में सुखाते थे। तो धूप में सुखाने का जो कारण है वो ये है कि उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, यानी कि उसके अंदर जो पानी है उसको खत्म करना है। पानी अगर उसके अंदर रहेगा तो हमारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और हमारे जो फूड है उसको खराब कर देंगे। इसलिए भोजन पदार्थों में उपस्थित नमी को सुखाकर भोजन को संरक्षित करना निर्जलीकरण कहलाता है, यानी कि उसके अंदर जल को खत्म कर देना। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने की यह बहुत पुरानी विधि है। ये जो मेथड है धूप में सुखाने का, ये बहुत पुराना है। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड पे, फ्रीजिंग, हिमीकरण, यानी कि हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट से भी हम अपने खाद्य को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। कैसे? कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें सुरक्षित करने के लिए उनमें नमी बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थों को कम तापमान पर रखकर संरक्षित किया जाता है। कम तापमान पर जीवाणु और एंजाइमों की क्रियाशीलता जो होती है वो उसको कम किया जा सकता है ना। कहीं हमारा दूध है, हम दूध को कैसे प्रिजर्व कर रहे थे, उसको हम बहुत ज्यादा हीट दे रहे थे, एकदम से हीट दे के उसको बॉयल कर रहे थे, फिर उसको ठंडा कर रहे थे ताकि उसको संरक्षित किया जा सके। ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ क्या होते हैं कि उनमें मॉइस्चर कंटेंट की नीड होती है उनको, तो उनको ठंडा रखने के लिए फ्रीजिंग प्रोसीजर हम यूज करते हैं। अब हमारी नेचुरल जो चीजें होती है, नेचुरल पदार्थ जो होते हैं, हमारे प्राकृतिक पदार्थ, उनके द्वारा अपने खाद्य को कैसे संरक्षित किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया कि उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे नमक, सॉल्ट, यह लगभग सभी संरक्षित पदार्थों में डाला जाता है। नमक खाद्य पदार्थों का पानी निकालकर उसकी नमी को कम कर देता है। पहले हम क्या करते हैं, अपने फूड में नमक को ऐड करते हैं। ठीक है, हमने उसमें फूड में सॉल्ट को ऐड किया, फिर उसको, नमक से क्या होता है, उसके अंदर जितना मॉइस्चर हो जाता है, आपने देखा होगा किसी चीज में आप नमक डालते हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा पानी निकल के आता है, एकदम से जितना पानी होता है वो सब बाहर निकल जाता है। ऐसे करके उसका पानी निकल जाता है और उसके अंदर जो नमी होती है वो कम हो जाती है। नमक के कारण खाद्य पदार्थों में ऑक्सीजन नहीं घुल पाती, जो कि जीवाणुओं के जीवित रहने में सहायक होती है, जिससे भोजन खराब होने से बच जाता है। जब उसमें ऑक्सीजन ही नहीं घुल पाएगी तो जो हमारे बैक्टीरिया है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, वो किल हो जाएंगे। और इस तरह से, इस टेक्निक के थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। चीनी क्या करती है, चीनी से कैसे प्रिजर्व करते हैं, चीनी जो होती है चीनी भी ऐसे ही मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है और खाने को स्पॉइल होने से, यानी कि फूड को स्पॉइल होने से, खराब होने से बचाती है। यह फल, सब्जियों, जैम, स्क्वैश तथा मुरब्बे के संरक्षण में प्रयोग की जाती है। चीनी का प्रयोग हम किसके प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं, फलों के, सब्जियों के, जैम आजकल जो मार्केट में आता है, और स्क्वैश और मुरब्बे में हम चीनी डालते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो पाए। यह खाद्य पदार्थों के जल में घुल जाती है। चीनी क्या होती है, जिस खाद्य पदार्थ में हम उसे डालते हैं वो उसमें घुल जाती है, जिससे जीवाणुओं को पनपने के लिए उचित नमी नहीं मिल पाती, वो उसको ड्राई कर देती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, तेल, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ये भी हमारा खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए
महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जैसे अचार लंबे समय तक यूज होते हैं, तो अचारों में हम क्या करते हैं, अचार डालने के बाद उनको पूरी लेयर जो होती है वो ऑयल से फिल कर दी जाती है, यानी कि जो अचार होता है पूरी तरह से तेल में डूबा रहता है। जो ये इसका कारण यही है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो उस अचार की लेयर पे फिर फंगस को ग्रो, यानी कि फंगस को, फफूंदी को पनपने नहीं देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो होता है लंबे समय तक खराब नहीं होता है, हमारा अचार बहुत बहुत लंबे समय तक टिक पाता है। यह मुख्य रूप से अचार को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तेल होता है हमारा, अचार के ऊपर तेल की सतह हवा के साथ जीवाणुओं को आने से रोकती है, जिससे जो हमारा अचार होता है वो सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। संरक्षित खाद्य पदार्थों द्वारा खाद्य संरक्षण। अब कुछ रासायनिक पदार्थ है, ये नेचुरल थे, जो हमें नेचुरल मिलते हैं, जैसे हमारा सॉल्ट हो गया, चीनी हो गया, हमारा तेल हो गया। अब होते हैं कुछ रासायनिक पदार्थ, ठीक है, केमिकल्स होते हैं कुछ हमारे, जिनको भी हम अपने प्रिजर्वेटिव के रूप में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। रासायनिक पदार्थों के प्रयोग द्वारा खाद्य संरक्षण कैसे किया जाता है? पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है, ये एक केमिकल है, इसके थ्रू भी हम अपने भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। जो सोडियम मेटाबाइसल्फाइट होता है, ये भोजन का जो नेचुरल कलर होता है ना, उसको बनने में उसकी हेल्प करता है। मतलब अगर हम किसी फूड में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं तो उसका जो नेचुरल कलर होता है वो बना रहता है, वो खराब नहीं होता है। इसको खाद्य पदार्थ में डालने से सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, केमिकल रिएक्शन होती है जो खाद्य संरक्षण में सहायक होती है, हमारे फूड को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड बोतल के ऊपरी स्थित रिक्त स्थान पर आ जाती है और जीवाणुओं को प्रवेश नहीं पाने देती और उन्हें नष्ट भी कर देती है, ठीक है। ये हमारे क्या होती है, फूड के ऊपर एक लेयर बना लेती है, जैसे अभी मैंने वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल दिया था कि वो भी ऊपर एक लेयर जब नीचे तक डुबा देते हैं अपने अचार को ऑयल में, तो वो जीवाणुओं को आने ही नहीं देता है, एक सेफ्टी लेयर तैयार करता है उसके लिए। ऐसे ये भी रिक्त स्थान पर आ जाती है और जीवाणुओं को ना तो अंदर आने देती है और अगर कोई आता भी है तो उसको नष्ट कर देती है। इसका प्रयोग स्क्वैश आदि सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती है ना, उनको बनाने में किया जाता है। क्वांटिटी दी हुई है इसकी, किस हिसाब से डाली जाती है, यह ग्राम यानी कि 1/4 छोटी चम्मच, बहुत थोड़ा सा, प्रति किलोग्राम तैयार खाद्य पदार्थ के हिसाब से डाली जाती है। मतलब एक चम्मच का 1/4 जो होता है वो प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम तैयार जो हमारा खाद्य पदार्थ है इसकी क्वांटिटी यूज होती है। सेकंड है हमारा केमिकल सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, इसमें उपस्थित सोडियम बेंजोएट भी क्या करता है, फफूंदी यानी कि फंगस आदि को लगने से रोकता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। यह 0.1 सांद्रता तक इस्तेमाल किया जाता है, यह जल में आसानी से खुल जाता है। सोडियम बेंजोएट क्या करता है, अमीनो एसिड्स का उत्सर्जन करता है और अमोनिया के स्तर में कमी आती है जिससे, और ये क्या करता है, सोडियम बेंजोएट भी टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड को खराब होने से, स्पॉइल होने से बचाता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, वो ग्रो नहीं हो पाते और हमारे खाद्य की, फूड की फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखता है, उसको बनाए रखता है। ना कोई कलर चेंज होता है इसको डालने से, ना फ्लेवर चेंज होता है, टेक्सचर एज इट इज हमारे खाने का बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड। यह भी एक एसिडिक पदार्थ है, अम्लीय पदार्थ है, जिसका प्रयोग खाद्य संरक्षण में किया जाता है।
सिट्रिक एसिड का भी यूज हम किस में करते हैं? एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। यह मुख्यतः जैम और स्क्वैश के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये सिट्रिक एसिड क्या है? सिट्रिक एसिड इज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेटिव। फ्लेवर भी देता है ये हमारे भोजन को, खाद्य पदार्थ को, और उसको खराब होने से तो बचाता ही है। सॉफ्ट ड्रिंक्स आदि की प्रोटेक्शन में सिट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा खाद्य भंडारण, यानी कि जो हमारा खाद्य है ये बन के तैयार हुआ है, इसकी क्या क्या टेक्निक है, इसको स्टोर कैसे किया जाता है। अब जो बनने के बाद उसमें खराब होने की से बचाने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए, लेकिन अब कैसे उसको स्टोर किया जाए? अगर उसको अच्छा टेम्परेचर सब मेंटेन मिलेगा तभी तो वो अच्छे से टिक पाएगा, नहीं तो वो क्या होगा, हमारा खराब हो जाएगा। अब उसका भंडारण कैसे किया जाए, यानी कि जो अभी हमारा खाद्य पदार्थ जो फूड तैयार हुआ है हमारा, उसको कैसे उसको स्टोरेज किया जाए। भंडारण में क्या है? भंडारण प्रभाग देश के नागरिकों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टॉक के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता के निर्माण से संबंधित नीतियों का कार्य देखता है। ठीक है, ताकि हमारे पास देश के जो नागरिक है, हम लोग हैं, आप हम सबके पास कैसा फूड आए? अच्छी गुणवत्ता वाला जो खाद्यान्न है उसको उपलब्ध कराता है भंडारण, जो अच्छे तरीके से हम उसको स्टोर करेंगे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना है। अब ये क्यों आया स्टोरेज? इसका एक उद्देश्य क्या है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक तौर से जो भंडारण की कंडीशंस है वो प्रोवाइड किया जाए उस खाद्य को हमारे, ताकि वो लंबे समय तक टिका रहे। यह भारतीय खाद्य निगम FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय भंडारण निगम, सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशंस यानी कि CWC एंड सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड, ये जो बताई है मैंने, ये क्या है? ये स्टोरेज की कंपनियां हैं जिनके थ्रू हमारे खाद्य को स्टोर किया जाता है। इनके माध्यम से कृषि और अधिसूचित जिन्सों की खरीद और भंडारण के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान करने में सहभागिता करता है। ये जो लिमिटेड कंपनियां हैं ये क्या करती है? ये खाद्य के भंडारण के लिए सुविधाएं प्रदान करने में सहभागिता करता है। अब FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? ये खाद्यान्न भंडारण का प्रबंधन है और आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह केंद्रीय भंडारण निगम और केंद्रीय रेल साइड वेयरहाउसिंग कंपनी लिमिटेड जो प्राथमिक रूप से कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण अवसंरचना प्रदान करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र में मिनी रत्न उपक्रम है के लिए प्रशासनिक प्रभाव है। यह प्रभाग भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से वेयर हाउसिंग क्षेत्र के विनियमन के लिए नीतियां भी तैयार करता है। ये जो गवर्नमेंट ने ये जो बनाए हुए हैं वेयर हाउसेस, ये मतलब इसीलिए बनाए हुए हैं जिससे हमारा जो खाना बन के तैयार हुआ है वो उसमें सेफ रहे। भारत में खाद्यान्न संग्रहण तथा प्रबंधन, अब हमारे इंडिया में देश में कैसे होता है ये सब, कौन कौन सी कंपनी करती है? भारत में खाद्यान्नों की खरीद, संग्रहण, स्थानांतरण,
सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक के रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय खाद्यान्न निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मंत्रालय के अधीन एक नोडल एजेंसी है। ये एक एजेंसी है एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई का उद्देश्य क्या है इनका? सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनाजों के स्टॉक को संग्रहण आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी कि जो हम खाद्य स्टोर कर रहे हैं वो किस टेम्परेचर पर, किस मॉइस्चर कंटेंट पर, कितनी ह्यूमिडिटी पर स्टोर किया जा सकता है, ये जो कंपनियां हैं ये ऐसे स्टोरेज उस खाद्य के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराती हैं। एफसीआई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से खाद्यान्नों की खरीद करता है, बशर्ते वे अनाज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हुए। जो मतलब किसान से जो अनाज इकट्ठा होता है वो पूरी तरह से वैलिड हो, उसमें पूरा गुणवत्ता हो, पूरे मानदंडों पर आधारित हो, उसको वो किसानों से खरीदते हैं, फिर उनकी स्टोरेज करते हैं। खाद्यान्नों की खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से राज्य सरकार की एजेंसियों तथा निजी मिलों द्वारा भी की जाती है। सभी खरीदे गए अनाज केंद्रीय भंडारण का निर्माण करते हैं। इसके बाद अनाजों को अधिशेष राज्यों से उपभोक्ता राज्यों में वितरण हेतु भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके बफर स्टॉक हेतु अनाजों का संग्रह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भंडार गृहों में किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों का निपटारा खुली बाजार बिक्री योजना यानी कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत समय समय पर खाद्यान्नों की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में की जाती है ताकि अनाजों की कमी के समय इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा बाजार की कीमतों में स्थिरता बनी रहे, है ना। एक ये भी मेन कारण है स्टोरेज का, ताकि कभी अगर ऐसा हो, किसी टाइम होता है ना, कई बार फसल हमारी अच्छी ग्रो होती है, कई बार हमारी फसल में कमी आ जाती है, तो अगर हमारा फूड स्टोर रहेगा तो जिस बार उस खाद्य की या उस फसल की कमी हुई है तो जो हमारा स्टोरेज फूड होगा, स्टोरेज अनाज होगा, उसको उसी रेट पर बाजार में सप्लाई किया जा सके और आम जनता तक उसको पहुंचाया जा सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की आर्थिक लागत में खाद्यान्नों का अधिग्रहण, खरीद से जुड़े अन्य वैश्रमिक एवं यातायात शुल्क और गोदामों का किराया आदि तथा वितरण शुल्क यानी कि उसमें बहुत सारे जो मजदूर है, श्रमिक है, वो काम कर रहे हैं, या फिर जो उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है, फिर जिस स्टोरेज हॉल में, रूम में उसको स्टोर किया गया, उनका रेंट जो होता है, ये सब उसमें जोड़ लिया जाता है। तथा वितरण शुल्क, माल ढुलाई, निगरानी, संग्रह, ब्याज शुल्क, संग्रह के दौरान हुई हानि इत्यादि सभी शामिल होते हैं, है ना। अब जरूरी तो नहीं है ना जितना उठाया उतना ही चला जाए, कई बारी हानि हो जाती है, कोई लॉस हो जाता है, कहीं गिर जाता है, कुछ भी हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा भारत में अनाज संग्रहण की विधियां, यानी कि किसके थ्रू, किसके द्वारा हम अपने खाद्य को स्टोरेज करके रख सकते हैं, उसको संग्रहित करके रख सकते हैं। ऐसे कैसे मेथड है जिनके द्वारा थ्रू हमारा जो फूड है, हमारा जो खाद्य है वो सुरक्षित रहता है, हम
कैसे गोदाम बनाते हैं, कैसे स्टोरेज होल तैयार करते हैं, कैसी कैसी टेक्निक यूज होती है। अब इनमें सबसे पहले क्या बताई गई है, भूमिगत संग्रहण संरचनाएं, है ना, यानी कि अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज। आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बाकी सबके सामने लिखा हुआ है भूमिगत संग्रहण संरचनाएं, के सामने आप लिख सकते हैं अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज। इसमें क्या होता है, भूमिगत भंडारण के गड्ढे, यानी कि गड्ढे बनाए जाते हैं नीचे जमीन में। भूमिगत संग्रहण संरचनाएं, इन संरचनाओं का निर्माण जमीन की खुदाई करके किया जाता है, ठीक है, कुएं टाइप बनाए जाते हैं जमीन में, और इनका आकार कुएं की भांति होता है। इनमें अनाजों के संग्रहण से किसी बाहरी खतरे जैसे चोरी होने का डर नहीं होता, अधिक वर्षा, हवा इत्यादि से बचाया जा सकता है। ये पिट जो होते हैं इस तरह से तैयार किए जाते हैं, मतलब कि ना तो एकदम से वो हाईलाइट हो गए, उनको चोरी से बचाया जा सकता है, सेफ रखा जा सकता है। बारिश जब आती है, बारिश के पानी से उनको बचाया जा सकता है, हवा से उनको बचाया जा सकता है। भूमिगत भंडारण से गर्मी के मौसम में सब्जियां ठंडी रहती है ना। जो गर्मी के मौसम होता है ना, टेम्परेचर बढ़ जाता है, सब्जियां भी सड़ने लगती है, हीट के कारण खराब होने लगती है, तो उनके स्टोरेज के लिए भी ये बेस्ट होता है कि उनको स्टोर किया जाता है सब्जियों को। कुछ महीनों के लिए सूखे क्षेत्रों में, जहाँ पे बहुत ड्राईनेस होती है, वहां पे भी सब्जियों को इसी टेक्निक के थ्रू संग्रहित यानी कि स्टोर किया जाता है। और एक क्या इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे हमने धान की फसल उगाई, ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर धान की फसल का बीज कहाँ से लें, तो उस बीज को स्टोर करने के लिए भी अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज का यूज किया जाता है, ताकि वो वहां पे सेफली रहे और नेक्स्ट ईयर उसको वहां से निकाला जाए और फिर से ग्रो करके धान की फसल को उगाया जा सके। आप लिख सकते हैं अगले वर्ष की फसलों के बीजों की सुरक्षा के लिए और अतिरिक्त भोजन को कीड़ों से बचाने के लिए भी अंडरग्राउंड पिट स्टोरेज यानी कि भूमिगत संरक्षण संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। अगले वर्षों के बीज की सुरक्षा के लिए जी और अतिरिक्त भोजन को कीड़ों से बचाने के लिए भूमिगत संग्रहण संरचनाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कवर एंड प्लिथ। कवर एंड प्लिथ यानी कि शॉर्ट फॉर्म है इसकी कैप स्टोरेज। यह, हाँ बोलिए। फिर एक बार मैं आदमी हाँ, जो हमारा भूमिगत संग्रहण होता है ना, उसको वो किस लिए और हम यूज कर सकते हैं, अगले वर्ष की फसलों के बीजों को सुरक्षा, उनकी बीजों की सुरक्षा के लिए, अगले वर्ष की फसलों के बीजों की सुरक्षा के लिए और अतिरिक्त भोजन को कीड़ों से बचाने के लिए। चलें नेक्स्ट। जी ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारी जो मेथड है कवर एंड प्लिथ मेथड, यह अनाजों को संग्रह करने की सामान्य एवं सस्ती विधि है। इसके तहत अनाज को अस्थायी तरीके से खुले में किसी वाटरप्रूफ वस्तु से ढककर रख दिया जाता है और इसमें तेज हवा से नुकसान होने का खतरा होता है। ये इसीलिए मतलब सस्ती है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें जैसे
कहीं पे भी अपना खाद्य को स्टोर किया और उसको सिर्फ वाटर प्रूफ चीज से कवर कर देते हैं ताकि उसे पानी से बचाया जा सके। ये प्रॉपरली एकदम से स्टोरेज की मेथड नहीं है। नेक्स्ट है सिलोज। अब सिलोज क्या होते हैं? स्टील का ढांचा होता है, ये ना स्टील से बने हुए होते हैं, 4 बड़े बेलनाकार, ये मतलब स्टील के बने हुए एक तरह से टैंक होते हैं जो सिलोज होते हैं। इनमें अनाज संग्रहित करते हैं, इसमें डायरेक्ट डाल देते हैं। इसमें ऐसे नहीं कि पहले बैग में डाले, बैग में डालने के बाद अनाज डालेंगे। जो ये सिलोज होते हैं स्टील के बने होते हैं और इसमें हम डायरेक्ट अनाज को डाल के स्टोर करते हैं। यह धातु या स्टील से निर्मित सिलेंडर के आकार की संरचना होती है। इसमें अनाज को बड़ी मात्रा में कन्वेयर क्षमता लगभग 25,000 टन होती है, मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें बहुत मात्रा में अनाज को स्टोर किया जा सकता है और ये स्टील का ढांचा होता है। बड़े बेलनाकार टैंक होते हैं जिनमें हम अपने अनाज को स्टोर करते हैं। अब वेयर हाउसेस। नेक्स्ट, भंडार गृह। ये वैज्ञानिक विधि से निर्मित संग्रह संरचनाएं होती है ताकि इसके माध्यम से संग्रहित अनाज की मात्रा तथा गुणवत्ता को बरकरार रखा जाए। ये भी हमारा एक स्टोरेज का मेथड ही है। वेयर हाउस जैसे भंडार गृह, इसमें क्या करते हैं? इसके माध्यम से भी अनाज की मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को और उसकी गुणवत्ता को, यानी कि उसमें जो गुण है उसके, उन पे कोई असर ना हो, उसकी गुणवत्ता बराबर रहती है। जैसे केंद्रीय भंडारण निगम यानी कि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कोऑपरेशंस, राज्य भंडारण निगम स्टेट वेयर हाउसिंग कोऑपरेशंस तथा भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सब क्या है? ये वेयर हाउसेज है बड़े बड़े जो खाद्य को स्टोर करने के लिए बनाए गए हैं। अब भारत में अनाज संग्रहण में निहित समस्याएं। अब जो स्टोर करते हैं हम भोजन को, खाद्य को, उसको स्टोर करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको देखेंगे। अपर्याप्त प्रबंधन यानी कि पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था ना होना। प्रबंधन की कमी की वजह से भंडारों में अनाज को उसके शेल्फ लाइफ से भी अधिक समय तक रखा जाता है ना। जैसे हमने पढ़ा था शेल्फ लाइफ की, हर एक खाद्य पदार्थ की अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन उनको क्या होता है, शेल्फ लाइफ से भी जब अधिक मात्रा तक स्टोर करके रखा जाता है तो उसमें क्या, वो खराब होने लग जाती है। अब किसी की सेल्फ लाइफ अगर 2 ईयर है, 6 मंथ्स है, उसको आप अगर ज्यादा रखेंगे तो क्या होगी, वो खराब होने लगेगी, उसमें कीड़े लग जाएंगे, चूहे, पक्षियों आदि द्वारा उसका नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्न राज्यों में उपलब्ध भंडारण क्षमता 75% से भी कम की है। इसी की वजह से उसमें ताजे अनाजों को रखने के लिए जगह नहीं मिल पाती, यानी कि जो प्रॉपर स्टोरेज भंडारण जो क्षमता है वो पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से वैलिड पूर्ण नहीं है, यानी कि कम है। जैसे खाद्य को स्टोर करने के लिए जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी जगह नहीं है, उससे कम है। अवैज्ञानिक संग्रहण। दूसरी समस्या क्या है हमारी? अवैज्ञानिक संग्रहण। देश में मौजूद लगभग 80% भंडारण सुविधाएं परंपरागत तरीके से ही संचालित होती है, यानी कि वो वैज्ञानिक ढंग से उनका संचालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रतिकूल मौसमी दशाओं जैसे तेज बारिश, बाढ़, तूफान आदि की स्थिति में अनाजों के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है, बने हुए नहीं है, इसीलिए मतलब 80% जो हमारी स्टोरेज फैसिलिटी है वो पूर्ण नहीं है अपने खाद्य पदार्थ को स्टोर करने के लिए। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भंडारण क्षमता में कमी।
केंद्रीय भंडार में खाद्यान्नों की मात्रा में बढ़ोतरी तथा सिलो, गोदामों एवं भंडार गृहों की अपर्याप्त संख्या के कारण उनके भंडारण सक्षम नहीं है। यानी कि उनके मैंने जैसे अभी ऊपर भी बताया था कि अपर्याप्त नंबर्स, जितने नंबर्स उनके होने चाहिए, यानी कि अनाज ज्यादा है और जो हमारे स्टोरेज करने की संख्या जितनी होनी चाहिए वेयर हाउसेज की वो उतनी नहीं है, उसमें कमी है, इसलिए प्रॉपर हमारा जो खाद्य है वो स्टोर नहीं हो पाता है। इसके अलावा वर्तमान में विद्यमान भंडारण सुविधाएं अन्य आवश्यक सुविधाओं से एकीकृत नहीं है और इनमें सहायक अवसंरचनाओं जैसी एकीकृत पैकिंग हाउस, रेफर ट्रक तथा पकाने वाली इकाइयों का अभाव है। कोल्ड स्टोरेज की समस्या, एक हमारी क्या समस्या है? कोल्ड स्टोरेज की समस्या। इसमें क्या है? भारत में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज संरचनाएं असंगठित क्षेत्र की है तथा उन्हें पारंपरिक सुविधाओं से चलाया जा रहा है। देश में कोल्ड स्टोरेज का वितरण भी संतुलित नहीं है। देश के अधिकांश कोल्ड स्टोरेज जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र में स्थित है। जो कोल्ड स्टोरेज है वो मैक्सिमम कहाँ है? हमारे किन राज्यों में है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके अलावा देश के कुल कोल्ड स्टोरेज क्षमता के 2/3 भाग में केवल आलू रखा जाता है, यानी कि आलू का ही स्टोरेज बहुत अधिक हो जाता है जो हमारे कोल्ड स्टोरेज है, और बाकी उसको अनाज को बाकी खाद्य के संरक्षण में पूर्णतः हम उसको नहीं रख पाते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की भी एक समस्या है। खाद्यान्न भंडारण में वृद्धि हेतु दलवई समिति की अनुशंसा। अब ये दलवई समिति क्या है? कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष थे अशोक दलवई। कौन थे? कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष थे अशोक दलवई। उनके नाम पर एक समिति बनाई गई, दलवई समिति। इसकी क्या अनुशंसा है? एकीकृत एग्री लॉजिस्टिक प्रणाली का विकास करना ताकि खेतों से उपभोक्ता तक मूल्य का दक्षता पूर्वक स्थानांतरण हो सके, यानी कि जिससे उपभोक्ता, खेतों से उपभोक्ता तक, यानी कि जहां से हमने फसल ली है खेतों से, वहां से लेके उपभोक्ता जो उनको जो यूजर्स है, जो खरीदार है, वहां तक स्थानांतरण दक्षता पूर्वक हो सके। अब ये क्या है हमारी दलवई समिति? केंद्र सरकार ने अशोक दलवई की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया जो भारतीय कृषि क्षेत्र में निवेश योग्य की किसान की आय दोगुनी करने के संबंध में सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। इसमें क्या होता है? वस्तु को भौतिक रूप से गोदाम में संग्रहित किसी वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व को स्थानांतरित करने की अनुमति देती है। अब क्या करते हैं समिति के माध्यम से? इसके माध्यम से स्थानांतरित उत्पादों का पर्याप्त स्तर तक मौद्रीकरण किया जा सकेगा तथा मौद्रीकरण मतलब वैध मुद्रा में बदलना, तथा बाजार में पहुंचने तक उत्पादों की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी। जिला तथा राज्य आधारित संग्रहण योजना का निर्माण करना ताकि दक्ष क्षेत्रीय वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा नई संग्रहण इकाइयों के निर्माण हेतु आधुनिक सिलो तथा भंडार गृहों को वरीयता दी जाए। ठीक है, ये समिति जो बनाई गई थी इसमें मतलब कि स्टोरेज जो वेयर हाउसेज है उनकी कमी है, तो एक समिति बनाई गई कि हम अपने और क्या क्या खाद्यान्न को स्टोर करने के और क्या क्या हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए, उनको कैसे बचाया जा सकता है और ज्यादा वेयर हाउसेज को बनाए
जिससे हमारा मैक्सिमम जो खाद्य है वो आसानी से स्टोर हो सके, हमारी फसल को प्रॉपर स्टोरेज मिल सके। विद्यमान भंडार गृहों को और जो बने हुए वेयर हाउसेज है उनको सुधारा जाए, यानी कि टाइम टू टाइम उनकी रिपेयर की जाए, उनकी मरम्मत की जाए, वो प्रॉपर मेंटेन हो। विद्यमान भंडार गृहों का सुधार किया जाए ताकि उन्हें भंडारण विकास एवं नियामक प्राधिकरण, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेशन अथॉरिटी के अनुरूप तथा इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट्स के योग्य बनाया जा सके। अब ये क्या है हमारा ENWR, ये क्या है 2011 में शुरू की गई एक प्रणाली है जिसमें गोदाम रसीद व्यापार भौतिक आदान प्रदान के बिना व्यापार को संभव बनाया जा सके। नेक्स्ट, भंडार गृह या तथा ENWR के उपयोग तथा इनकी लोकप्रियता को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर एकीकृत इकाइयों जैसे कि आधुनिक पैकिंग हाउस, संग्रहण केंद्रों का निर्माण करना, यानी कि जहां पे हमारे पैकिंग होती है हमारे अनाज की, उसको भी प्रॉपर वेयर हाउसेस प्रदान करना, उन्हें आवश्यक संरचनाएं प्रदान करना ताकि उन्हें जैसे सुखाने की जगह देना, प्रॉपर उनको सुखाया जा सके, इतना स्पेस हो, इतनी स्थान हो वहां पे, संग्रहण उनका स्टोरेज किया जा सके, प्राथमिक प्रसंस्करण की सुविधा आदि मुहैया, यानी कि आदि प्रदान करने में सहायता प्रदान करना। ये हमारी जो थी, जो हमारा खाद्य है उसके भंडारण, उसका कैसे स्टोरेज किया जाएगा, उसके क्या क्या गवर्नमेंट ने भंडारण और संग्रहण के क्या क्या प्रबंधन किए हुए हैं, फिर कौन कौन से मेथड्स हमारे प्रबंधन में यूज होते हैं, ये सब अभी डिस्कस हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा है आहार पकाने का पोषक तत्वों पर प्रभाव, यानी कि जो हमारे आहार है जब उसको बनाते हैं उसमें उसके जो उसमें उपस्थित उसके पोषक तत्वों पर क्या क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। यानी कि जो उसमें उपस्थित जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनको कैसे पकाया जाए ताकि उनके गुणों में कमी ना आए, उनके गुण जितने भी है, उनकी क्वालिटी है, हमें एज यूजुअल मिल सके, ठीक है। तो आहार पकाने का क्या प्रभाव पड़ सकता है पोषक तत्वों पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन के पोषक तत्वों तथा परिवार के सदस्यों की भोजन संबंधी पसंदों के बीच संतुलन के महत्व को सीख पाएंगे। इसमें क्या कर पाएंगे हम लोग, जैसे होता है ना, किसी को चटपटा खाना चाहिए, किसी को थोड़ा फीका खाना चाहिए, ये भी तो एक बड़ा वो बड़े वो चीज नहीं खाते हैं, तो इन सब की पसंदों को बीच में बैलेंस के महत्व को सिखाएंगे इसमें आहार पकाने के मेथड में। जब भोजन को पकाया जाता है, यानी कि जब हम भोजन को बनाते हैं तो वह मुलायम हो जाता है तथा उसे चबाना व निगलना आसान हो जाता है ना। जो रो वेजिटेरियन को क्या करना है, अगर हम ऐसे रो चीज ऐसी होती है जो हम रो भी खाते हैं, जैसे उसको कच्चा चबाना क्या होगा, उसको हार्ड होगा, मुश्किल होगा, और जैसे उसको चबाना मुश्किल होगा ऐसे उसका पाचन भी मुश्किल होगा। तो इन सबको मुलायम भोजन में कन्वर्ट करने के लिए भोजन को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। भोजन को पचाने वाले रस
में चला जाए या फिर ऊपर पहाड़ों में चला जाए, तो उसका जो शरीर होता है उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो वहां के एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में ढल जाता है। इन आदतों में मनुष्य सर्वप्रथम भोजन की आदतों का समायोजन करता है ना। सबसे पहले किसका आयोजन होता है, समायोजन होता है भोजन का। वो इसलिए भी समझ सकते हैं आप क्योंकि सबसे पहली जो सर्वप्रथम नीड है उसकी, मनुष्य की, वो क्या है, फूड, भोजन, तथा बाद में अन्य आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित करता है। अब सबसे पहले थोड़ा ही नहीं ऐसे रहने सहने में को ध्यान देगा वो, है ना। सबसे पहले किसमें, सबसे पहले उसका जो शरीर है क्या मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, ठीक है। उसके बिना तो सब कुछ बेकार है। तो वो वहां रहने की बजाय कि जाए इसको एडजस्ट करने से पहले वो क्या देखता है कि वो वहां के भोजन को में एडजस्ट कर लेता है ताकि उसका अच्छे से पेट भर पाए और वो आगे के भी अपने काम सुचारू रूप से कर पाए, यानी कि वहां के एटमॉस्फेयर से वो अपना एक संतुलन स्थापित कर सके। अली मोहम्मद टू का मत है कि भोजन तथा खान पान की आदतों के निर्धारण में आय का आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। खान पान की आदतों में लगभग समानता रहते हुए भी आय का आकार तथा भोज्य पदार्थों की भोजन की आदतों में न्यूनाधिक अंतर उत्पन्न करते हैं। चौहान इन्होंने ये, जैसे मैंने नाम लिया अभी डॉक्टर रंधावा के अनुसार, फिर अली मोहम्मद, फिर चौहान आरवी, इन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, ठीक है। अब इनका मत क्या है, चौहान आरवी सिंह, वे समय अंतराल के साथ साथ स्थायी आदतों, स्थायी पसंद तथा स्थायी रुचियों में परिवर्तित हो जाती है। पारिस्थितिकीय अंतर, आय का आकार, परिवार का आकार, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा लोगों के जीने का ढंग आदि लोगों की भोजन की आदतों में अंतर के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कारण बताए हैं, इन्होंने बताए हैं समय अंतराल के साथ साथ, मतलब वहां की उनकी स्थायी आदतें, स्थायी पसंद, स्थायी रुचियों में परिवर्तित हो जाती है। पारिस्थितिकी अंतर, आय का आकार, परिवार का आकार, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा लोगों के जीने का ढंग आदि लोगों की भोजन की आदतों में अंतर के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ में भोजन की आदतों में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। यद्यपि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक ही प्रशासन तंत्र के अंतर्गत नियंत्रित है, अंतर उत्पन्न